बस लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड ऑफ द बजट। पार्ट वन जो है इसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप देखना ना भूलें। और मेरी कोशिश है कि आपको जो इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो कंप्लीट हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि बजट सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड नहीं होता है, हालांकि इकोनॉमी का बहुत मतलब आप समझिए 80 to 90% एरिया कवर हो जाता है। बट इसमें आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें जो एक टॉपिक है आपको इसमें बताऊँ, ग्रीन ग्रोथ, जो 5th नंबर का जो पॉइंट है ये वाला, ये ग्रीन ग्रोथ, ये एनवायरनमेंट का स्कीम्स गवर्नमेंट ने एक तरह से बता दी, या जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी उसके बारे में आप कई बार पढ़ते रहेंगे, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट आप पढ़ते रहेंगे। तो बेसिकली बजट जो होता है वो बेस होता है, फाउंडेशन होता है। इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। खैर आइए शुरू करते हैं। प्रायोरिटीज ऑफ द बजट जो है वो सप्तऋषि है। इसका क्या नाम दिया है? सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 स्कीम्स आप देख सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये तो यूँ समझिए कि लगभग पिछले 20-25 साल से इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है हमारा मेन टारगेट रहा है। सेकेंड, रीचिंग द लास्ट माइल। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, अनलिशिंग द पोटेंशियल। फिफ्थ, ग्रीन ग्रोथ। सिक्स्थ, यूथ पावर। सेवन्थ, फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें ये नंबर वाइज ये स्कीम, ये जो सप्तऋषि मॉडल है इसको याद कर लीजिएगा कौन से नंबर पे क्या है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहली बात जो इंक्लूसिव ग्रोथ में आती है वो क्या आती है? SC, ST, OBC, यूथ, विमेन, फार्मर्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वगैरह, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके लिए जो प्रोग्राम एक तरह से नाम जो दिया गया वो है वंचितों को वरीयता। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तौर पर जो एरियाज दिए गए हैं वो देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट है। साउथ का कोई हिस्सा इसमें नहीं डेपिक्ट किया गया। तो आप इन तीनों को याद करना ना भूलें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर, ये सिंपल सोचने के लिए ये पॉइंट एक्चुअली अगर आप बेसिकली UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें इस तरह के पॉइंट पूछे जा सके। अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी टीचर्स लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन के आने की कोई संभावना नहीं है। फिर एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने की बात चल रही है टू इनक्रीज एग्री स्टार्टअप्स। देखिए स्टार्टअप्स आजकल बज़वर्ड है, खासतौर से पिछले 2 साल से आप कह सकते हैं, जब से शार्क इंडिया आया तब से स्टार्टअप लगभग आप किसी की जबान पे आ गया है। फिर भारत पे, और आप अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स दिख रहे हैं, चाय वाला। तो इस तरीके से स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा जोर आया, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा जोर आया, मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा है। तो एक खैर अच्छी बात भी है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी हम स्टार्टअप्स की बात करने लगे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाएंगे। तो आप ये याद कर लीजिए, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड किस चीज़ के लिए बनाएगा? स्टार्टअप्स के लिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि इनमें क्या है हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड को डाल दे ट्रैक्टर्स के लिए खरीदने के लिए, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ट्रैक्टर भी स्पीड से कोई काम कंप्लीट कर सकते हैं, या मशीनरी खरीदने के लिए डाल दें, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड किस लिए? एग्री स्टार्टअप्स के लिए। फिर है टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इसके लिए भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की बात चल रही है। और देखा जाए कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन में जो सबसे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बजट है उसमें अगर कोई नाम आया तो वो ये कॉटन का ही है, तो इसको आप भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रोग्राम आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के लिए है। क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज फॉर द इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी और फॉर फूड प्रोसेसिंग ऑफ द जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए। तो इसमें हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न होने की संभावना। तो इसको याद कीजिएगा कि अगर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की जो बात की गई है वो बजट में, वो है कि डिजीज़ फ्री जो होगी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, और इसके लिए 2200 करोड़ रुपए रखे। खैर ये रुपए आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। अभी जब बजट फाइनली पास हो जाता है, और इसमें एक्चुअली काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और इसमें काफ़ी चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं।
तो अगर आउटले अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने की संभावना, तो कोई ज़्यादा उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आउटले अगर हम किसी पढ़ने, तो वो है जैसे मनरेगा वगैरह। इसमें ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछे जा चुके हैं, तो अभी भी आ सकते हैं। फिर बात की ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। इस बार का जो बजट है उसमें पहली बार मिलेट्स पे जो एम्फेसिस किया गया है। मिलेट्स क्या होते हैं? जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोड़ो, चीना, समा, ये सारे आपको याद करने हैं। बिल्कुल भी इनमें से कुछ नहीं भूलना चाहिए। 3-4 बार लिख लीजिए, और हो सके तो अपनी जो दीवार है उस पर ही लिख लीजिएगा कि श्री अन्न किसको कहा गया है, कौन से मिलेट्स को कहा गया है। ये मैंने क्वेश्चन खैर अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था कि श्री अन्न किसको कहा है, और 90, आपको बताऊं, 98% लोगों ने गलत जवाब दिया था। सिर्फ 1 या 2% लोगों का ही सही जवाब था, और यानी 300 लोगों ने करीब जवाब दिया था, यानी 6 लोगों ने सही जवाब दिया था, बाकी सबके गलत थे। उसको आप चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं। अगर आप जवाब देंगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। तो इतना मतलब ये डिफ़िकल्ट रहा है। बेसिकली क्या होता है इसमें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात होती है कि श्री अन्न ऐसा लगता है जैसे गेहूँ को भी क्या पूजा वगैरह के लिए कोई बाजरे को नहीं चढ़ाता, गेहूँ वगैरह चढ़ाते हैं, तो इससे कन्फ्यूज होने की संभावना होती है। दूसरा, श्री अन्न जैसे श्रीफल से कन्फ्यूज हो सकते हैं। श्रीफल किसको बोलते हैं? नारियल को। तो श्रीफल है वो है, तो वो है नारियल। तो श्रीफल क्या होता है? नारियल होता है। इससे कन्फ्यूज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और ये कन्फ्यूजन मैंने इसमें जब कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो उसमें ये देखा भी। तो इसमें आपको ये सारे के सारे याद करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको ये 10 के 10 नाम याद करना है। ये भी याद रखना है कि श्री अन्न में कितने नाम, कितने तरह के जो ग्रेन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है 10। और श्री अन्न को अगर माना जाए, यानी मिलेट्स को अगर माना जाए, तो इसमें क्या है, हम वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज़्यादा उगता है हमारे यहाँ, हमारे देश में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यानी हम जो श्री अन्न उगाते हैं, यानी मिलेट्स जितने भी उगाते हैं, उसका काफ़ी हद तक कंजप्शन इंडिया में होता है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में आप देखेंगे बहुत हद तक कंजप्शन होता है, और खैर खाने भी चाहिए। ये अच्छा माना जाता है सेहत के लिए भी कि जो गेहूँ की तुलना में अगर मिलेट्स हम ज़्यादा खाएं या उनको भी हम अपने खाने में इंक्लूड करें, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसी में ये बने हैं, उसी में डेवलप हुए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बताऊं, गेहूं जो है वो बेसिकली एक यूरोपियन प्रोडक्ट है, जो यूरोप और खासतौर से अमेरिका की तरफ से इंडिया में आया। ये शुरुआत से गेहूं नहीं है, पहले ज़्यादातर यही मिलेट्स वगैरह ही होते थे। फिर है कि जो श्री अन्न पे क्या है, रिसर्च वगैरह के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या करेंगे, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, कहाँ पर है? हैदराबाद। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना आप मान लीजिए लगभग 75 to 80% है। अपकमिंग 2 महीने के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन जरूर होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो इस पर सब कुछ देखेगा, रिसर्च प्रैक्टिस वगैरह सब, तो वो कहाँ है? हैदराबाद में, याद कर लीजिएगा। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट दिया जा रहा है, वो 20 लाख करोड़ की बात की गई है। खैर किस तरीके से देंगे वो अलग बात है, कि अलग से नया है। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सब कुछ इंक्लूड है। यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, मेंस लिखने वाले हों, जहाँ पर कहीं एसे वगैरह लिखना हो तो उसके लिए, बाकी इसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। फिर है द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वॉज फॉर्म्ड विद द मैंडेट टू रियलाइज द सहकार से समृद्धि। टू रियलाइज दिस विजन गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्चुअली 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का कंप्यूटराइजेशन करेगी। तो सहकार से समृद्धि में क्या है, बेसिकली कंप्यूटराइज। आपको पता ही है, जब फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं, बजट में जो है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इंडियन इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आपको मिलेगा वो टेक्नोलॉजी पे मिलेगा, कई सारे मिलेंगे। जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च करने की गवर्नमेंट बात कर रहा है, और करना भी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन और स्किलिंग में हम देख लेते हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है, कि 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, यानी 157 नर्सिंग कॉलेज। मेडिकल वगैरह का कोई एग्जाम देने वाला हो, नीट वगैरह देने वाले हो, नर्सिंग के कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम देने हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर अभी 157 मेडिकल कॉलेज हैं।
2014 के बाद इस्टेब्लिश हुए। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक एक्चुअली बीमारी होती है, इसमें हमारे HB काउंट कट जाते हैं, और एनीमिया बेसिकली आप समझिए एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या है HB जो है वो घट जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की हमें कमी होने लगती है, और इससे ओवर ए पीरियड अगर इसको नहीं ट्रीट किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो इस बार का जो बजट है उसमें एक नया मिशन लॉन्च कर दिया गया कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन डाला था, अभी देखा नहीं मैंने कि इसमें कितना आंसर इसको दे दिया, क्योंकि हम 24 घंटे बाद रिव्यू करते हैं। तो इसके लिए 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी, एज ग्रुप 0 to 40 ईयर्स होगा, स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज़ में। तो इसको रिसर्च, फार्मा इनोवेशन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट वगैरह इसके थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश है कि 2047 तक खत्म हो जाए, यानी जब हमारा अमृतकाल खत्म हो। अमृतकाल कब से? 2022 से 2047, ये 25 साल का जो वर्ष है ये अमृतकाल है। तो जब अमृतकाल के खत्म होते होते क्या है, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की या समाप्त करने की या उन्मूलन करने की तरफ हमारा कदम बढ़ाया गया है पहली बार। इससे पहले क्या ब्लाइंडनेस वगैरह के प्रोग्राम और फिलेरिया, एंटी मलेरिया प्रोग्राम और कई तरह के प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया पर स्पेसिफिक प्रोग्राम इस बार ही आया है। Failure to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile over government has formed the ministries of आयुष, फिशरीज। सिंपल सी बात है कि हमने आज तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या करा है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलप, स्कूल डेवलपमेंट, जल शक्ति, कॉपरेशन। बेसिकली क्या होता है, इसके जरिए आप रूरल एरिया को या जो फार एरिया कंट्री साइड है, मेन सिटीज़ से बाहर के एरिया, उनको ज़्यादा टारगेट कर पाते हैं या उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दे पाते हैं। इसलिए इसको रीचिंग द लास्ट माइल के लिए इंपॉर्टेंट माना गया इन सारी डिपार्टमेंट्स को। अब एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, हाल फिलहाल में क्या था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था, अब गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की तैयारी कर ली है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, जिसमें 500 ब्लॉक्स इंक्लूड किए गए। इसमें क्या गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। इसका बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वैसे अलग है, पहले शुरू हुआ था। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का मतलब ये कि अब डिस्ट्रिक्ट्स पे भी और अंदर हम एम्फेसाइज करेंगे। इसमें कोशिश ये है कि जितने अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, जैसे खास तौर से जैसे स्कूल्स की प्रोवाइड की जा सके, हेल्थ सेंटर बने, केयर सेंटर बने, एग्रीकल्चर के लिए जैसे FPOs होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान संघ हैं वो बने, पानी के रख रखाव की बात होती है, फिश फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोन मिल सके। आजकल लोन, क्रेडिट लोन, हालांकि गवर्नमेंट तो देती है कि बिना कोलेटरल के 50,000 तक लोन मिल जाएगा, अगर आपको पता हो। इस तरह की स्कीम चल रही है, कई स्टेट्स में चल रही हैं। तो इस तरीके से जो है, जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं इस बार उन पर फोकस किया गया है, ताकि उनको उनमें बेटर फैसिलिटीज़ लाई जा सके और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। To improve the socio-economic condition of particularly vulnerable tribal groups, प्रधानमंत्री particularly vulnerable tribal group development mission will be launched। तो एक नया मिशन लॉन्च करने की बात चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री particularly vulnerable tribal groups development mission will be launched, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात की गई है, और सैंक्शन हो भी जाएंगे। अगर आपको पता हो जो बजट के अंदर जो भी सैंक्शन करने की बात करती है, अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकती है, अगर वो घट गया अमाउंट तो क्या होता है, गवर्नमेंट गिर जाएगी। पॉलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कुछ भी अमाउंट घट गया ना बजट के दौरान, जो भी बोला गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो हमेशा बढ़ता ही प्रोग्राम, अमाउंट घट नहीं सकता। उसको बाद में कुछ करते फिर इधर उधर करते रहें, लेकिन हमेशा इतना ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में इम्प्लीमेंट करना है। तो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड, खासतौर से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनाया गया है। इस वक्त फोकस है गवर्नमेंट का ट्राइब्स की तरफ। थोड़ा सा इसको आप पॉलिटिकली भी मान सकते हैं, क्योंकि मैडम द्रौपदी मुर्मू को ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडिया का बनाया गया, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश भी की जा सकती है। और जैसे अब ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अलग मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट का फोकस इसकी तरफ है, और इसके कई पॉलिटिकल इलेक्शन कारण होते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट काम इसलिए करती है ताकि इलेक्शन में जीत सके। फिर है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बन रहे हैं, 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के लिए।
वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया रीजन की बात चल रही है, 5,300 करोड़ विल बी गिवन फॉर अपर भद्रा प्रोजेक्ट। जो बजट है कर्नाटका में, अब कर्नाटका में इलेक्शन भी आने वाले हैं जस्ट 3-4 महीने बाद ही है। तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए गए ताकि माइक्रो इरिगेशन और फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो कर्नाटका वगैरह में आप देख सकते हैं काफ़ी झगड़ा है, काफ़ी हद तक है कोस्टल एरिया, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट है कर्नाटका यानी कोस्टल से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ काफ़ी सूखा पड़ने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ नदियाँ जो हैं वो हैं, अच्छी नदियाँ हैं, लेकिन उतनी साल भर या उतना पानी नहीं रहता जितना हमारे जैसे गंगा में रहता है, यमुना नदी में रहता है, ब्रह्मपुत्र में रहता है, इतना पानी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्लेशियर तो है नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। और ये भद्रा जो रिवर है, आप ये बताइए कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलो मैं बता दें, तुंगभद्रा रिवर की। ये क्या है? तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर असल में ये क्या है, कुडली नाम की जगह है। कुडली नाम की जगह है कर्नाटका में, वहाँ पर तुंगा और भद्रा रिवर जा आके मिलती है और वहाँ से तुंगभद्रा कहलाती है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इसके लिए 66% जो है वो बढ़ाया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया है तो टू ओवर 79,000 करोड़। यहाँ पर जो है ये पढ़ना जरूरी है। मैंने आपको कहा कि जैसे हर स्कीम के लिए कितना पैसा दिया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि बदलता घटता बढ़ता रहता है, कोई ओवर ए पीरियड कई चीज़ें होती हैं और बाद में काफ़ी चेंजेस भी आ सकते हैं। बट जैसे पीएम आवास योजना हुई, मनरेगा हुई, इसमें आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। फिर है एकलव्य भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इसको इसकी फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, भारत श्री। अगर भारत श्री नाम आ जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगी, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किनके, बेसिकली ट्राइबल लोगों के। एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम बनाने की बात चल रही है, विद डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या है, 1 लाख जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है उनके थ्रू इसको भारत श्री बनाया जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो फुल डेफिनेशन है भारत श्री की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी नई स्कीम्स लॉन्च होती है बजट में किसी साल में, उन्हीं स्कीम से नए क्वेश्चंस बनते हैं। 1 महीने बाद आप ये मान लीजिए लगभग सभी एग्जाम्स में इनसे एक ना एक क्वेश्चन आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी स्कीम से नहीं आते, पुरानी स्कीम से भी कंटिन्यू रहते हैं, बहुत साल आगे तक आते रहते हैं, बट नई स्कीम से जितनी भी नई स्कीम आएगी उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और 3-4 महीने बाद, जैसे 3-4-5 महीने बाद आप समझिए ये जो स्कीम्स वाला पार्ट है वो 60 से 70%, 80% नई स्कीम से हो जाएगा और 30% ही पुरानी स्कीम पर जाएगा। तो ऐसे थोड़ा वक्त बीतने के साथ ही नई स्कीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। अब क्या है कि ये वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है कि अंडर ट्रायल्स होते हैं, बेचारे लोग होते हैं, जैसे हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का है, और कई बार इस तरह के आरोप भी लगते हैं, और कुछ हद तक जो दिखाई देता है उसमें बिल्कुल सही भी है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत मतलब पावर है, पॉलिटिकल पावर है और बहुत पैसा है, तो क्या है, भले आपने मर्डर कर दिए हो, आपको जमानत 3 महीने बाद 6 महीने बाद मिल ही जाएगी। लेकिन बेचारा कोई आदमी गरीब है, वो उसने किसी से सिर्फ झगड़ा हो गया था, वो 6 महीने साल भर से सिर्फ इसलिए जेल में चल रहा है क्योंकि उसका जमानत देने के लिए कोई नहीं है। तो ये काफ़ी वक्त से चल रहा है कि ऐसे जो बहुत छोटे क्राइम होते हैं, पेटी क्राइम्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सजा है, और लोग बहुत वक्त से मतलब जिस जेल में, तो उनको उससे रिहा कर दिया जाए। कई लोगों का क्या है, केस चल रहा है इसलिए वो जेल में, बाकी उस पर सज़ा मिलनी थी 6 महीने की, बट वो 3-4 साल 5 साल से जेल में है। तो ऐसे लोगों को जो है बेल पे या जमानत पे रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जो जेल का पर्पज़ है वो बेसिकली पनिशमेंट नहीं है, और ख़ासतौर से ऐसे पेटी क्राइम्स के लिए पनिशमेंट नहीं है। जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं उसके लिए पर्पज़ जो जेल है वो ये नहीं कि आदमी उसमें जेल काट के आए क्योंकि उसने क्राइम किया है, उसको जेल में रखने का पर्पज़ ये रहता है वो सुधर जाए, उसको समझ में आए कि देखो दोबारा क्राइम करेगा 5-6 महीने ज़िंदगी के निकल जाएंगे, इससे बढ़िया से काम कर लो और अपनी ज़िंदगी बिताओ। तो इसके लिए क्या इस बार ये प्रोविज़न क्या है कि पेनल्टी या बेल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट भर देगी, और खासतौर छोटे मोटे क्राइम्स के लिए